वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही है? आगे बढ़ो। कल हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानताएं और असमानताएं बताओ। क्लियर? क्या बताऊं? समानताएं और असमानताएं किस किस के बीच में? स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में। चलिए तो देखते हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में समानताएं और असमानताएं। इससे पहले कि मैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानताएं और असमानताएं बताऊं, यहाँ पर एक बात हमको जानना जरूरी है। ये बात आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ी होगी, सॉरी 9th-10th में नहीं, 11th में पढ़ी होगी आपने, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में। वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा संरक्षी बल और असंरक्षी बल। क्लियर? वह बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते उन्हें संरक्षी बल कहते हैं, और वह बल जो मार्ग पर निर्भर करते हैं उन्हें असंरक्षी बल कहते हैं। ऐसा मैंने बताया। मैंने क्या बताया था? आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, राइट? क्लियर? वह बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते उन्हें संरक्षी बल कहते हैं, और संरक्षी बल वो जो मार्ग पर निर्भर करते हैं। नाम से उल्टा है। क्लियर है? चाहो तो आप इसे कहीं भी लिख लो, आपको काम आएगा, क्योंकि ये पॉइंट यूज करूंगा मैं अभी, है ना। वे बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते संरक्षी बल कहलाते। ऐसे हेडिंग डाल के लिखना, पहले लिखो संरक्षी बल। संरक्षी बल वह बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते वह बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते संरक्षी बल कहलाते हैं। वह बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते संरक्षी बल कहलाते हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए लिखना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कॉमा स्थिर विद्युत बल, ठीक है। अब लिखो असंरक्षी असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। तो इसमें लिखो वह बल जो मार्ग पर निर्भर करते हैं असंरक्षी बल कहलाते हैं। वह बल जो मार्ग पर निर्भर करते हैं असंरक्षी बल कहलाते हैं। उदाहरण, घर्षण बल, उदाहरण के लिए घर्षण बल कॉमा श्यान बल, श्यान बल। 11th में शांता पढ़ी थी, शांता घर्षण बल वगैरह ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। घर्षण बल, श्यान बल, लिख लिया। वे बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते उन्हें हम संरक्षी बल कहलाते हैं, है ना। और असंरक्षी बल कौन से होते हैं? जो मार्ग पर निर्भर करते हैं। घर्षण, घिसना, तो घिसना तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल चिकना है तो घर्षण बल कम लगेगा, तल खुरदुरा है तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो घर्षण बल कैसा बल है? असंरक्षी बल है। क्लियर? स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानताएं और असमानताएं बताओ। तो समानताएं असमानताएं गई भाड़ में। सबसे पहले आप लोग मुझे कुछ छोटी छोटी बातें बताना, कल तक जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आए हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिखा है ये आपका स्थिर विद्युत बल, और इस तरफ मैंने लिख दिया आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बॉस? चलो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं हम लोग इनके बारे में। स्थिर विद्युत बल, कल आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, दो आवेशों के बीच में बल लग रहा था, राइट। उसका सूत्र भी आपने पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। क्लियर? दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, जिसे आप
कूलाम का नियम में आपने पढ़ा था, उसी को हम लोग स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये स्थिर विद्युत बल का सूत्र है और ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। क्लियर? फिर चूंकि ये आपने ताजा ताजा कल पढ़ा था, तो शायद आप लोगों को याद भी होगा, मैंने कल बताया भी था, 1/4πε0 इसका मान कितना होता है? हाँ, 9 × 10⁹ क्लियर? ये पूरा 1/4πε0 का मान होता है। Q1 Q2 वैसा की वैसा रख दिया, आर स्क्वायर वैसा की वैसा रख दिया, के वैसा की वैसा रख दिया। सही जा रहा हूं? अच्छी बात। जिस प्रकार यहाँ पर 1/4πε0 जो नियतांक है उसका मान होता है 9 × 10⁹, ऐसे ही आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कैपिटल जी। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान होता है, बता सकते हो क्या होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। क्लियर? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। अब आगे की कहानी, m1 m2 वैसा की वैसा, आर स्क्वायर वैसा। सही जा रहा हूं? क्लियर है? तीसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल जब मैंने पढ़ा था तो मैंने ये पढ़ा था कि जैसे दो द्रव्यमान है, दो पिंड है, उनके बीच में जो बल लग रहा है ना, उसी को आप गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हो। क्लियर? दो द्रव्यमानों के बीच में लग रहा है। स्थिर विद्युत बल किन के बीच में लगता था? दो आवेशों के बीच में लगता था, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में। वेरी गुड। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच की दूरी आप आर लेते थे और यहाँ भी आर लेते थे। सीन क्लियर है? ये सब वो बातें हैं जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। क्लियर? अब हमें समझना है कि वो मुझसे पूछ रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानता है असमानता है। एक दो बातें और। आप मुझे एक बात बताओ, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से। दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। समानता है असमानता है? समानता है। थोड़ा सा और देखो ध्यान से। यहां पर मैंने कल बताया था, दो आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम आ जाए तो इनके बीच लगने वाला बल बदल जाता है। यानी यहाँ पर ये जो बल है वो माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इसके सूत्र में के आ रहा है। नहीं आ रहा? यानी गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्थिर विद्युत बल का सूत्र यही है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र यही है। अब इसमें गौर से देखो, आप इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि यहाँ 6 या 9 है ताते हैं। हाँ, वहां 10⁻9 प्लस के हैं। सोचो कितना बड़ा नंबर हो गया। और जहां में 10⁻−11 जी तो बटे में चलो, यानी जे बहुत छोटो सो है और जे बहुत हथवे के नाने को बड़ो। ये बड़ो है, वो छोटो है। समझ गए? सोच लियो, कहे जहां में अगर दो आवेश समान प्रकृति के होते तो कैसो बल लगतो? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश होते तई ओके। और गुरुत्वाकर्षण नाम में गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? केवल आकर्षण होता है, उसमें कभी प्रतिकर्षण सुना आपने? यानी ये वाला बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। और अभी 2 मिनट पहले बोले दोनों ही बल संरक्षी बल हैं, क्योंकि ये मार्ग पर निर्भर नहीं करते। हवा में भी रखे हैं दो आवेश तो ये बल लग जाएंगे। यस और नो? तीसरी बात, अगर ये सारी कथाएं आपको समझ में आ रही हैं तो एक दो बातें और देखें। जैसे ये दो आवेश हैं, ये मैंने मान लिया धन आवेश है, ये ऋण आवेश, कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आप माने। तो ये जो बल लगेगा वो ऐसे ही तो लगेगा, है ना? सही बोल रहा हूं? यानी केंद्र की तरफ ही जा रहे हैं। बोलो,
मान के चलो दोनों समान प्रकृति के होते तो केंद्र के सापेक्ष एक दूसरे से दूर दूर चले जाते। बोलो भैया। इसी प्रकार यहाँ पर इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है, तो ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। ऐसा तो ना कि जो जालंग चलो जाएगा, जो बालंग चलो जाएगा। क्लियर? ऐसे जाएंगे, केंद्र की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा बोल सकता हूँ दोनों बल केंद्रीय बल है। हाँ ठीक है। एक और खास बात, ये दोनों बल जो है माध्यम में, जैसे ये माध्यम में भी लग रहा है, राइट। अब मान के चलो अगर इन्हें किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां इनके बीच में कोई माध्यम ही नहीं है, निर्वात है, तो भी ये बल क्रियाशील होते हैं, वहां पर भी ये बल काम करते हैं। ये दोनों ही बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। निर्वात समझते हो? जहां हवा भी नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। सीन क्लियर है? समझ गए? तो अब मैं बोलता जा रहा हूं, अपने आप लपक जाना पॉइंटों को, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? बताना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। लिसन, समानता है या असमानता ये आपको बताना है, मैं पॉइंट बोलूंगा केवल। क्लियर? दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। समझ भी गए ना? क्लियर? दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। समानता तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या है जाको? हाँ, क्योंकि दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए बोला गया है दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। को ठिकाना आने के नीलेश गुप्ता जी ने ऐसे लिखा दिया तो ऐसे ही लिखूं, ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो ये कोई गलत थोड़ी है। क्लियर? दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। क्लियर? दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। दोनों बल संरक्षी बल है। समझ गए? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? दोनों ही बल केंद्रीय बल है। समझ गए? स्थिर विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। समझ गए? स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है ना? यह सिंपल बोल दूं, स्थिर विद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर। कौन से बल अधिक शक्तिशाली होते हैं? हाँ, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल से कम शक्तिशाली होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गया हूं। क्लियर? 1 से 2 मिनट का समय दिया, पढ़ लो फटाफट। इसके बाद आप लोगों को एक नोट दिया गया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस नोट को आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले दिन ही ये एक पढ़ा चुका हूं नोट, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, याद है आपको? तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी एक कण होता है, आवेशित कण। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सुने हैं ना? नाभिक के अंदर 32 प्रकार के कण पाए जाते हैं, 32 प्रकार के। लेकिन चूंकि आप लोग बिगिनिंग स्टेज में, तो बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी, नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक पॉजिट्रॉन भी होता है। पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन समझने की गलती बिल्कुल न करें। क्लियर? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ इन दोनों की बात कर रहा हूँ केवल। वैसे तो मैं टेबल बनवा चुका हूँ, उसमें सब लिखवा भी चुका हूँ आपको। बोलो भाई, लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए? ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ आवेश की। आवेश बताए थे मैंने आपको। पॉजिट्रॉन का आवेश मैंने बताया था आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क इस बात का था कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता था वो ऋणात्मक प्रकृति का होता था, पॉजिट्रॉन पे धनात्मक प्रकृति का। फिर मैंने आपको इसका द्रव्यमान भी बताया था। द्रव्यमान मैंने बोला था, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। सारे लक्षण सेम है दोगुने के, बिल्कुल चकाचक है, सब खेल बराबर है। एक ही बात का फर्क है कि ये धनात्मक प्रकृति का आवेश है और ये ऋणात्मक प्रकृति का आवेश है। तो उस दिन भी मैंने बताया था इनके सारे लक्षण बराबर हैं। तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिकण यानी उसका उल्टा कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो कोई पूछे पॉजिट्रॉन का प्रतिकण कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है, तो वही इस नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा।
है ना। कूलाम के नियम की सीमाएं बताइए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कूलाम के नियम का महत्व बताइए। राइट, दोनों एक ही शॉट में लूंगा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सीमाएं बीमाएं गई तेल लेने, पहले मुझे ये बताओ कूलाम का नियम पढ़ा है आपने? अच्छा, तो बताओ क्या कथन है उसका। बस दो स्थिर बिंदु आवेश, जई में से निकाल लेंगे, जई में से निकाल लेंगे। यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है स्थिर और दूसरा आ रहा है बिंदु। क्लियर? एक आ रहा है स्थिर और दूसरा आ रहा है बिंदु। कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहां से मुझे पता चल गया कि कूलाम का नियम केवल ऐसे आवेशों के लिए लागू होगा जो कि स्थिर अवस्था में है। समझ गए? यानी कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। क्लियर? क्लियर? दूसरी बात, या ऐसे भी बोल सकते हैं कूलाम का नियम केवल ऐसे आवेशों के लिए लागू होता है जो कि स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में, कुछ भी बोलते की बात है। क्लियर? दूसरी बात, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी आवेश बिल्कुल बिंदु की प्रकृति का होगा तो केवल उनके लिए सत्य है। क्लियर? कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। क्लियर? अब कूलाम का नियम जो है, जाहिर सी बात है हमें मालूम है कूलाम का नियम में हम लोगों ने पढ़ा था ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। बोलो भैया, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। मतलब ये है कि दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो फिर वहां कूलाम का नियम फेल होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही? कूलाम के नियम लागू होने के लिए जरूरी है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक की कोटि की होती है। यानी दो आवेशों के बीच की दूरी या तो 10⁻⁻15 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक की कोटि की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाएगी तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, और कुछ किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी तो भी कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। इसकी जो औकात है वो ये है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? कूलाम का नियम लागू होने के लिए जरूरी है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक की रेंज की हो। समझ गए बात को? सीन क्लियर है? तो ये कूलाम के नियम की सीमा है, ये केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, और इसकी रेंज क्या होती है 10⁻⁻15 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक की कोटि का होता है ये। क्लियर? कोटि को रेंज बोलते हैं। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर? कूलाम के नियम का महत्व है, इसका जो महत्व है कि भैया कूलाम का नियम, सबसे पहली बात यह एक प्रायोगिक नियम है। कैसा नियम है? प्रायोगिक, यानी प्रयोगों के आधार पर प्राप्त नियम है। सीन क्लियर है? इसलिए हम इसे बोलते हैं यह एक प्रायोगिक नियम है। क्लियर? कल याद करो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कूलाम के नियम को सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर जय सूत्र में थे मैंने समीकरण बनवा दी थी, F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण नंबर 1, फिर समीकरण नंबर 2। बोलो अब तुम ही सोचो, कॉमन सेंस लगा, पहले जी होगो कि पहले जी होगो है? पहले जी आएगा तभी तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन मैंने उल्टा पढ़ाया, पहले ये समझा दिया जई में तो जी करवाए दो, खटखट हो गया। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ये अब पहले ये आया तो चिकनते आओ। तो वैज्ञानिक कूलाम ने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उसने जो पाया उसको इस फॉर्म में लिखा और फिर आगे जाके उसने सॉल्व किया। समझ में आ रही बात? तो ये जो आए वो कहां से आए? प्रयोगों के आधार पर, इसीलिए बोला गया यह एक प्रायोगिक नियम है। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? एक और बात, दो आवेश रखे, इनके बीच बल लगेगा, लगेगा। अब अगर मान के चलो इसके पास कोई मैं तीसरा आवेश रख दूं तो ये तीसरा आवेश इस पे बल लगाएगा, ये बात सही है। ये तीसरा आवेश इस पे बल लगाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन ये तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दो आवेशों के पास अगर कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तो वो तीसरा आवेश उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। सीन क्लियर है? ये बात सही है कि ये इस पे बल लगाएगा, सही है, ये इस पे बल लगाएगा, सही है, लेकिन इसका इन दोनों के बीच लगने वाले बल से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही सभी को? पढ़ लो फिर आगे बढ़ो।
इसके बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है। इस सवाल में बेटा वो आपसे बोल रहा है, दो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर क्रमशः 40 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम आवेश है। माइक्रो कितना होता है माइक्रो? हाँ, 10⁻⁻⁶। कितने लोगों को पता थी ये बात? खड़े हो जाओ जिन लोगों को ये बात पता थी। मैं चेक भी करूंगा, ध्यान रखना। जागी तो सुन ली तुमने, माइक्रो 10⁻⁻⁶, फिर मैं कुछ और पूछूं? मैं तो देखूं। हाँ, -3। कितने लोग -3 वाले थे? ओके, -6 कितने लोगों को पता थी? खड़े हो जाए, रुक जाए बेटा, वेल दो दो 2 मिनट रुक जाओ। खड़े हो जाओ जिन लोगों को पता थी माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, खड़े हो जाओ। पीको। हाँ। सेंटी। कितना होता है सेंटी? यूं ही जबरी कर रहे हो कि हाँ माइक्रो हमें पता है। हाँ। मिली। नहीं मालूम। मिली। 10⁻3। बाकी लोगों को पता नहीं है। बैठ जाओ। ठीक है, समझ गया। सवाल या तेल लेने, सवाल बताएंगे 10 मिनट बाद, अब रुक जाओ। अ, अब आपको ये समस्याएं आएंगी, काफी सारे बच्चों को ये समस्याएं आती हैं कि सर हमसे सब समझ में आ जाता है, सवाल नहीं बनते। बनेंगे वो नहीं 7 जन्म में, क्लियर? जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे। तो यहाँ वो समस्या आ गई है। आज ही बता दूं कि बाद में बताऊं? क्या है? चलो देख लो। देख लो चलो। एक टेबल बनवा लो, देख क्या लो, बना लो। कर लो इसको, ठीक है ना? इधर 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 ऑन द बोर्ड जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ गुनगुना लो, ठीक है? बोलोगे ना? चलो बोलो। जैसे बच्चे स्कूल में देखा होगा, टीचर बोलती है दो एकम दो, तो बच्चे भी बोलते हैं दो एकम दो। वो कुछ समझते नहीं है, बस बोलते हैं, चिल्लाते हैं। यस, आपको भी वही करना है। समझ गया ना? क्लियर? जो नहीं बोलेगा बाद में हालत उसी की खराब होगी, पहले ही बोल रहा हूँ। चलो बोलो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, बोलो जोर से बोलो। अरे काय के लिए? देसी सेंटी मिली माइक्रो, कमान। देसी सेंटी मिली माइक्रो। 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 नैनो पीको फेमटोएटो। देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटोएटो। फेमटोएटो देख के बोलो, देख के देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटोएटो। दिमाग मत लगाओ, सुर से सुर लगाओ। देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटोएटो। देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटोएटो। देसी सेंटी। 10 बार दोहराओ, चलो मैं नहीं बोलूंगा। जोर जोर से। बोलते जाओ, रुकना नहीं है। सवाल करपटी सूझ जाएगी ना तो इस सेकंड में पता पड़ेगी। कहीं गलती कर दी है, 1 2 3। अरे ये पीको पैमटो एटो का इधर लिख देता, समझ जाओगे ना? और लेसन है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना, घबराओ मत। ताको मोह नहीं चलेगा ना, तो ये दिक्कत होगी, ठीक है? चलो बोलो, देसी सेंटी मिली माइक्रो। कुछ नहीं करना, फोकस करना है, आंखें बंद कर लो, ठीक है? और जो मैं बोलूं, जैसे सुर में मैं गाऊं वैसे सुर में तुम गाना, समझ गए? क्लियर? मैं बोलूं हुर्र, तुम भी बोल देना हुर्र, क्लियर?
चलो बोलो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 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 डेसी सेंटी मिली माइक्रो। ताको मुझे चुहिया जैसो चलो ना, मैं क्लियर बोल रहा हूं क्योंकि मैं मेहनत करा रहा हूं, क्योंकि कमीनों ये कमियां है तुम्हारी, साफ बोल रहा हूं। ये सब बताने का टाइम नहीं है यहाँ पर, 12th का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, क्लियर। तो इसलिए जो कमी है उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको कर लो, क्लियर। यहाँ सौभाग्य है तुम्हारा, साला 10वीं में बच्चा सप्लीमेंट्री से पास हो रहा है तो भी उसको साइंस लाइन मिल जाती है, अदरवाइज मेट्रो सिटी में जाके देखो, जिनका 70-75% होता है ना 10th में, वो चुपचाप जाके कॉमर्स में और आर्ट में एडमिशन ले लेते हैं, साइंस मिलती नहीं उनको। अगर मिल गई है तो उसकी कदर करो, क्लियर, और सीखो ये सब कमियां हैं तुम्हारी जो सिखानी पड़ रही हैं 12th क्लास में, क्लियर। चलो बोलो, डेसी सेंटी मिली मैक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पीको फेमटो 8 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 फेमटो बोलो पहले तो 5 वे, तुम तो फेमटो ही ना नहीं कर रहे हो बहनो। फेमटो 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 फेम डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8। इसको देखो मत, बगैर देखे बोलो, बस सुनो ध्यान से फोकस करके, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 डेसो सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 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 डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 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 10 बार बोलो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो 8 टेका हेक्टो किलो मेगा, टेका हेक्टो किलो मेगा, टेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, 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 टेका हेक्टो किलो मेगा, टेका हेक्टो किलो मेगा, टेका हेक्टो किलो मेगा, टेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, 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 टेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा।
डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो। ठीक है, ऐसे करके घर में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज यहाँ से जब जाना ना साइकिल चलाते हुए तो बच्चे ही बड़बड़ाते हुए जाना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो। कल लौट के आना तो डेका हेक्टो किलो मेगा। ठीक है, साइकिल मत भिड़ देना किसी में, पता चला किसी ने कनपटी चटका दी, तुम बोल रहे हो डेसी सेंटी मिली माइक्रो। क्लियर? लिसन एवरीवन। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी आप लोग लिख लेना, ये सब 11th की कमियां है। रुको अभी, रुको अभी, कोई नहीं लिखेगा, अभी पहले सीखेंगे फिर लिखेंगे। ये भी लिख लेना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको ध्यान से देखो, अब इनके नंबर्स भी हमें याद रखने हैं। तो नंबर्स में देखो, 10⁻⁻1, -2, -3 और फिर 3 का पहाड़ा है, याद हो जाएगा। मैंने पूछा माइक्रो कितना होता है, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10⁻⁻1, -2, -3, -6। समझ गए? जो काम यहाँ पर है वही काम वहां पर है, बस खाते हैं प्लस की। +1, +2, +3, 3 का पहाड़ा। समझ गए? क्लियर? किसी ने पूछ लिया मेगा कितना होता है, तो डेका हेक्टो किलो मेगा, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6। किसी ने पूछा नैनो, है ना, तो मुझे वाला डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। क्लियर हो गया? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। -1, -2, -3, -6, -9। नहीं है मेरी भाषा, ऐसे करके बताया। सीन क्लियर है? मिली को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रो को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको म्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। क्लियर? और फेम्टो को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं। क्लियर? फर्मी। और बाकी का सब मेंशन कर लो, इसको बना लो कहीं भी अपने 11th वाले पार्ट में। मैंने बोला था ना, रजिस्टर में पीछे एक एक रजिस्टर तो मेंटेन करना ही है आपको सवालों के लिए, और उसी रजिस्टर में ही पीछे की तरफ 11th की जो जो कमियां है ना उनको दूर कर लेना। ये 11th की एक कमी आपकी बहुत बड़ी दूर हो गई, इससे सवालों में बदलने में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा अस्त्र है आपको। सवाल बोल रहा है वो, तो ठीक एक समान धातु की गोलियों पर क्रमशः +40 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम आवेश है। दो धातु की गोलियां दे रहा है हमको, एक गोली ये रही, एक गोली ये रही, है ना सवाल आप लोगों के नोट्सों में? एक पे 40 माइक्रोकूलाम प्लस का है और दूसरे पे कितना है, -10 माइक्रोकूलाम आवेश है। ठीक है भैया, बहुत सुंदर बात है, आते हैं तो। तथा इनके बीच की दूरी 2 मीटर है ना, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं ये, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो कह रहा है इनके बीच कितना तथा कैसा बल लगेगा, है ना, इनके बीच कितना तथा कैसा बल लगेगा, बल कितना लगेगा और कैसा लगेगा। पूछा मैंने एक दिन एक से, बताओ कैसा बल लगेगा, बोले बढ़िया बल लगेगा। क्लियर? हाँ भैया, लेसन, धातु की दो गोलियां दे रहा है, एक गोली जिरई धातु की और दूसरी गोली जिरई धातु की। एक गोली पर आवेश प्लस का 40 माइक्रोकूलाम और दूसरी गोली पे आवेश -10 माइक्रोकूलाम। तो मोए बता दो तुम, आवेश दो यानी काय को मान दो है जे, आवेश को काय से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, यानी जे का है गो Q1, जे का है गो Q2। क्लियर? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर दे रहे हो, का है गो 2 मीटर जे, आर। तो कह रहा है दोनों के बीच कितना तथा कैसा बल लगेगा, तो पहले तो बल निकाल रहे हैं। तो सुनो भैया, उसने आवेश हमको दिया है Q1 बराबर
40 माइक्रोकूलम। कितना दिया है? माइक्रोकूलम। तो 40 माइक्रो कितना होता है? तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो। -1 -2 -3 -6। तो माइक्रो हटाए के मैंने कहा कतई 10⁻⁻6 कूला। क्लियर? Q2 कितना है? -10 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा -10 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6। सीन क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? अब क्या चमका दो। बल का सूत्र क्या होता है आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। F इज इक्वल टू 1/, सही जा रहा हूं? चलो, F इज इक्वल टू, जाको का करता हूं अब मैं। कितने मान हो तो जाको? 9 × 10⁻9। Q1 की जगह का देता हूं 40 × 10⁻⁻6। Q2 की जगह का देता हूं, माइनस रखने की जरूरत नहीं है, केवल 10 × 10⁻⁻6। बस उसने ये प्लस और माइनस दिए हैं ना, ये कुछ नहीं है तो प्लस ही मानते हैं अपन, इतना तो जानते होंगे आप लोग। ये प्लस और माइनस, तो आप बताओ एक धनावेश है एक ऋणावेश है, कैसा बल लगेगा? तो बस इससे हमें ये पता चल जाएगा बल कैसा लग रहा है। तो चूंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए आकर्षण बल लगेगा। अब बल कितना लगेगा वो मान निकालना है, तो हमें माइनस रखने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। कोई भाई बहन अगर हमारा गलती से माइनस रख भी देता है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका आंसर माइनस में आएगा, 100% करेक्ट है। बल माइनस में आना ये इस बात का प्रतीक है कि आकर्षण बल लगे। सीन क्लियर है? खैर, तो यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? वटे अब काय को मान और रहेगा वो आर। आर को मान के देगा 2 को वर्ग कर दो सीधे। चलो जी, चौगा है वो अपना। और कचू रहेगा वो की रहेगा वो भाई की को का कर दो पट्टन ने कचू दही उन्होंने वो। हाँ, वेरी गुड, क्लियर। के अगर कुछ ने उसने, के क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम वो जो दोनों आवेशों के बीच में भरा जाता है। पट्टा ने कछु बोली ना ने, तो वहां पर हम क्या मानेंगे? हवा। जहां कुछ नहीं होता वहां हम लोग हमेशा हवा मानते हैं, राइट? क्लियर? तो हमने के बराबर कितना रख दिया? 1। क्लियर? चाहो तो यहां मैं लिख देता हूं, माना के बराबर 1 हवा के लिए। समझ गए मेरी बात को? नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ गए ना? चलो बस, अब क्या निपटा तो हो गया खेल। अब का हुआ 4 एकम 4, 4 दाम 40। ठीक है, चलो अब थोड़ा निपटाते हैं इसको। इस 10 पे घात कितनी है? रेपटे के मारे हवाल। क्लियर? 10 पे घात कितनी है ये? 1। चलो देखो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सिक कलेसी नहीं है। क्लियर? इस 10 पे घात कुछ नहीं है तो कितनी मान लूं? 1। 10 10 10 10 10। आधार समान है। आधार समान है तो घाते हैं। ये अभी करा रहा हूं, बाद में नहीं कराऊंगा ऐसे, ये समझ गए ना? ऐसे इतना तो कर लोगे यार, है? हाँ, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं। तो 9 तो मैंने वैसा की वैसा रख दिया ये वाला, ठीक है। अब इन सब के आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी भैया। तो 9 और 1 10। 10 में से 6, 4 और 1 5 -6 -1। तो 9 × 10 पे घात -1। बटे में कछु लिखूंगा? नहीं लिखूं, क्योंकि बटे में 1 है तो बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया न्यूटन। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? F बराबर 9 × 10 पे घात -1 न्यूटन। क्लियर? अब कहीं नोटसन में तो 0.9 न्यूटन लिखी है, तो कोई दिक्कत ना, ऐसे आप आंसर रख देंगे तो भी करेक्ट है। कोई ये निकालना नोटसन जैसो, तो 10 पे घात -1 नीचे आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, लो देखो। हाँ हाँ हाँ, 10 पे घात -1 यहाँ से नीचे ले जाऊंगा तो 10 पे घात +1। क्लियर? 9 में 10 का भाग लगाऊंगा तो भाग नहीं जाएगा, तो मैंने 10 मतलब लगा दी, 0 बढ़ा दी। 10 एकम 10, 10 9 90। तो F बराबर 0.9 न्यूटन। ये आपका कौन आ गया? आंसर। बात समझ में आ रही है सभी को? का हुए को परेशानी? लेसन एवरीवन, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो भी 100% करेक्ट है, ऐसे लिख दिया तो भी 100% करेक्ट है। एक बात आपको समझा दूं,
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, मेरा आंसर ये आया, आपको नोट्सों में ये दिख रहा है, तो फैल मत जाना। ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर इतनी तमीज होनी चाहिए कि हाँ ये और ये मैच है, सर बात ये कही है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अभी तो ये टुच्ची सी बात थी। कई बार ऐसा होगा कि मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर कुछ और आएगा और आपको नोट्सों में आंसर कुछ और ही होगा। तो वो आपको मिलान करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे हम मिलान करते हैं कि हमें पता पच जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग सवालों से डरते हैं इसलिए, जैसे जो लोग मेहनत करते हैं कि हम कर करके मर गए, हम आंसर कछु और आ रहा हो, कब को बातें मिलती ही ना ने। क्लियर? जबकि और फिर आप ये समझने लगते हैं कि यार मेरा आंसर गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर सही आ रहा होता है, पर आप समझ नहीं पाते कि मेरा आंसर और वो आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी बातों बातों में किसी दिन बताऊंगा आपको कि कैसे मैच करते हैं, ठीक है? फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इनके बीच बल कैसा लगेगा? आकर्षण। क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल मिलते हैं।